नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि इसको अभी इंडियन नेवी की फ्यूचर कैरियर बेस्ड फाइटर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है और इसकी डेवलपमेंट फेज के दौरान इनिशियली इसके एक एयरफोर्स वेरिएंट को भी डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया था, जिसको ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम दिया जा रहा था, यानी कि ऑर्का कहा जा रहा था। लेकिन अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको खरीदने के लिए इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया। अब कुछ ही दिन पहले ही आपने देखा होगा, एक खबर सामने आया था जिसमें बताया गया था कि शायद डिफेंस एक्सपो के बाद एयरफोर्स की तरफ से इसकी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वेरिएंट को इंडक्ट करने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी एडीए की तरफ से कंफर्म किया गया कि वर्तमान के लिए एडीए की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की कोई भी स्पेसिफिक एयरफोर्स वेरिएंट यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का कोई प्लान नहीं है और अभी वो सिर्फ इसकी कैरियर बेस्ड वेरिएंट को ही डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। ये एक 26 टन क्लास का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि आगे चल के नेवी की वर्तमान की जो मिग 29 के फाइटर जेट की फ्लीट है उनको रिप्लेस करने के साथ साथ हमारी फ्यूचर कैरियर बेस्ड फाइटर का मेन फाइटर होने वाला है और एक मल्टी रोल फाइटर होने वाला है। अब इस दौरान एडीए को यह भी सवाल किया गया था कि अभी वो जो इसको डेवलप करने के लिए 13,000 करोड़ के आसपास की फंड्स का डिमांड कर रहे हैं, वो कितना जस्टिफाइड है, क्योंकि इनिशियली नेवी की तरफ से बस 45 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को ही इंडक्ट करने के बारे में कहा गया है। तो बस 45 फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए अगर हम 13,000 करोड़ की डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये काफी महंगा पड़ सकता है। इस पर एडी की तरफ से बताया गया था कि जो 45 का नंबर ये इंडियन नेवी की इनिशियल ऑर्डर हो सकता है, जिसके बाद आगे चल के इसकी 100 से ज़्यादा यूनिट को खरीदा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम एक फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए करीब 13,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में इसकी मास ऑर्डर को लेकर हमको चिंता करना चाहिए और उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और अभी तो ये भी सुनने को मिला कि आगे चल के इसके एक स्टेल्थ वेरिएंट को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, फिर एम रखा गया, जो कि इसकी मार्क 2 वेरिएंट के साथ हमको देखने को मिल सकता है। अगला अपडेट हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट की तरफ से। आप सबको पता होगा कि एचएएल की तरफ से और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी थी जिसका नाम न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी था, वो जॉइंटली एक हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट यानी कि हैप सिस्टम को डेवलप कर रहे थे, क्योंकि एक तरीके से हमारी कैट्स वॉरियर सिस्टम का एक हिस्सा होने वाला था, यानी कि उसके साथ इसको जॉइंटली ऑपरेट किया जा सकता था। अब ऐसे में कुछ ही महीने पहले एचएएल की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी अपनी हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट की पहली टेस्ट को कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें उन्होंने इसकी स्केल डाउन वर्जन को या प्रोटोटाइप को बनाया था और इसको टेस्ट किया गया था और इसकी विंग स्पैन करीब 8 मीटर के आसपास होने की बात की गई थी। अब ओरिजिनल प्लान के मुताबिक हमारी जो हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट होने वाला था वो एक फुली सोलर पावर सिस्टम होने वाली थी, जो कि 60,000 फीट की ऊंचाई में भी लगातार करीब 3 महीने तक ऑपरेट कर सकता है। और जो ओरिजिनल हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट होने वाला था उसकी विंग स्पैन करीब 59 मीटर से 60 मीटर के आसपास होने की बात की गई थी। अब इनिशियली जब इसकी सब स्केल प्रोटोटाइप की टेस्ट को कंप्लीट किया गया था तो ये बात बताया गया था कि जल्दी ही एचएएल की तरफ से और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इसके एक फुल स्केल वेरिएंट को डेवलप किया जाएगा और उसको टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी पता चला कि एचएएल अभी एकदम से इसकी फुल स्केल प्रोटोटाइप को बनाना नहीं चाहता और उसको डेवलप करने से पहले इसकी एक या दो और सब स्केल वेरिएंट को बनाना चाहता, जिसमें से पहले की जो 2 प्रोटोटाइप अभी बनाए जाने वाले हैं, इनकी सब स्केल प्रोटोटाइप बनाए जाने वाला है, उनकी विंग स्पैन 16 मीटर और 24 मीटर के आसपास होने वाली है और इन दोनों को एक एक करके टेस्ट करने के बाद वो जाके इसकी फुल स्केल वेरिएंट को यानी कि प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जिसकी विंग स्पैन 59 मीटर से लेके 60 मीटर के आसपास हो सकती है। अभी बताया जा रहा है कि इसके लिए करीब 4 साल तक समय लग सकता है और इसको हम ओवरऑल सर्वेलेंस के अलावा कोई भी अनार्म्ड मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी में हमारी हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट को न्यू दिल्ली के ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि 24 घंटे न्यू दिल्ली के ऊपर 5G इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है। इमरजेंसी मेरा मतलब ये कि अगर जंग जैसे हालात में दुश्मन हमारी सभी मेजर कम्युनिकेशन नेटवर्क को डैमेज कर देता है, नष्ट कर देता है, तो हम इंडिपेंडेंटली हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट की मदद से न्यू दिल्ली में अपनी कम्युनिकेशन को रिस्टोर कर सके और इसके लिए 3 हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट की जरूरत पड़ सकता है, जो कि 24 घंटे न्यू दिल्ली के ऊपर लगातार उड़ान भरते रहेंगे और साथ ही 5G इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करते रहेंगे। अगला अपडेट एटीएजीएस की तरफ से। आप सभी को मैंने पिछली कई वीडियो में बताया था कि अभी अर्मेनिया की तरफ से भारत से एक एक करके कई डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदा जा रहा है और आगे चल के वो लोग खरीदने का प्लान कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट की सेल की गई थी और इसको लेके अजरबैजान की तरफ से कहा गया था कि इससे उनकी रीजन में पीस जो है वो इधर उधर हो सकता है और इसके बाद अर्मेनिया की तरफ से भारत से
आर्टिलरी गन्स को भी खरीदने की बात सामने आई थी, जिसमें अर्मेनिया की तरफ से कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किए गए माउंटेड गन सिस्टम को खरीदा गया था। अब जाहिर सी बात है कि अर्मेनिया की जो मेजर दुश्मन देश है वो अजरबैजान है, तो अर्मेनिया की किसी भी डिफेंस सिस्टम को खरीदने से अजरबैजान को सीधा खतरा हो सकता है और उनका कंप्लेन करना भी यहाँ पे आम बात है। लेकिन अभी अजरबैजान की मीडिया की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि अभी अर्मेनिया की तरफ से भारत से जिन ATGS गन्स को खरीदा जा रहा है दरअसल अमेरिकन ऑरिजिन M777 हाउजर का कॉपी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो गन्स अभी अर्मेनिया की तरफ से खरीदा गया उनकी प्रोडक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इसको किसी और देश के मिलिट्री खरीदने की बात छोड़ दीजिए, भारत की मिलिट्री की तरफ से इसमें कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर ATGS को M777 की कॉपी बताना शायद आप सबको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि वाकई अजीब है, क्योंकि M777 गन्स का ATGS के साथ कोई भी डायरेक्ट लेना देना नहीं है। हालांकि इसमें सेम 155 mm स्टैंडर्ड की एमुनेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ATGS एक 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन है, जबकि M777 गन्स की बात करें तो एक 39 कैलिबर का आर्टिलरी गन है, जो कि ATGS के मुकाबले साइज में काफी छोटा और हल्का भी है। यानी कि अगर आसान भाषा में कहें तो M777 को अगर जापानीज गन कहा जा सकता है तो ATGS को अफ्रीकन गन कहा जा सकता है। समझ रहे हो? इसके अलावा अर्मेनिया की तरफ से अभी ATGS को खरीदा भी नहीं गया था, उनकी तरफ से अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किए गए माउंटेड गन सिस्टम को खरीदा गया था, जो कि हालांकि M777 गन के साथ कैलिबर में सिमिलर है, लेकिन इसमें कॉपी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि M777 गन एक ट्रक माउंटेड सिस्टम नहीं बल्कि एक टोड आर्टिलरी गन है, जबकि कल्याणी ग्रुप की माउंटेड गन सिस्टम की बात करें तो इसको टो करके ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद एक ट्रक माउंटेड सिस्टम है जो कि M777 गन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इसको कहीं पर भी आसानी से डिप्लॉय भी किया जा सकता है और तुरंत डिप्लॉय किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि अजरबैजान की डिफेंस एक्सपर्ट थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड है और उनको ATGS माउंटेड गन सिस्टम और M777 गन के बीच कोई ज़्यादा अंतर पता नहीं है। अगला अपडेट कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर होने वाली है। जब से 26/11 का हमला किया गया था तो उसके बाद भारत की तरफ से अपनी कोस्टल डिफेंस को मजबूत करने की काफी कोशिश किया गया है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी ब्रिज था जिसका फायदा सूरों की तरफ से उठाया गया था, जिसके बाद हमारी कोस्टल सिक्योरिटी को बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश किया गया था और एक मल्टी लेयर डिफेंसिव सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसमें नेवी, कोस्ट गार्ड और हमारी कोस्टल पुलिस अलग अलग लेयर में ऑपरेट कर रही है। इसी बीच हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से हमारी कोस्टल सिक्योरिटी के लिए कॉमन कम्युनिकेशन नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी फोर्स या यूनिट कोस्टल डिफेंस रोल में डिप्लॉय किए गए होंगे वो एक दूसरे के साथ सेम टाइम पर कम्युनिकेट कर पाएंगे। इस फैसले को अभी इस वजह से लिया जा रहा है ताकि अभी जो हमारी मल्टीपल एजेंसी कोस्टल सिक्योरिटी रोल में डिप्लॉयड है तो कभी कभार इनमें कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, या फिर अगर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोस्टल पुलिस के पास मौजूद है जो कि वो कोस्ट गार्ड के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ऐसा करने में थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है और कभी कभार इन्फॉर्मेशन सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसी वजह से अभी एक कॉमन कम्युनिकेशन नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने का फैसला किया जा रहा है, जिससे हमारे सभी कोस्टल सिक्योरिटी एजेंसी एक दूसरे के साथ रियल टाइम कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर पाएंगे और क्रिटिकल डाटा को भी रियल टाइम एक्सचेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।